प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। महंगाई पूरी दुनिया का मसला बनता जा रहा है। यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसने पूरी दुनिया पर असर डाला है और इसके जो मनफी असरात हैं उसका जो बराह रास्त असर है वो अवाम के ऊपर आया है। बरतानिया में भी सूरत हाल है। यहाँ पर होशरुबा जो महंगाई है उसने अवाम का जीना दुभर कर दिया है। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और आइंदा चंद रोज़ में बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शरह सूद में मुतवक्के इजाफे से लोग मजीद परेशान हैं कि अगर शरह सूद में इजाफा हो गया तो फिर महंगाई और बढ़ जाएगी। इस तरह की सूरत हाल में हुकूमतों के पास ऑप्शंस क्या हैं? ये रूस और यूक्रेन की वॉर अगर लंबी चलती है तो हालात किस किस्म के होंगे? क्या गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली कुछ अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाकर आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम कर सकती हैं? एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक मसला बने हुए हैं, बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो एनर्जी प्राइसेस चूँकि उसका बराह रास्त ताल्लुक एक तरह से तेल और गैस के साथ है और इस जंग ने इस पर बहुत असर डाला है, तो एनर्जी प्राइसेस जो है वो कब तक काबू में आएंगी? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन IP। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और जाहिद परवेज़ साहब हमारे ज्वाइन करेंगे, माहिर हैं मुआशी उमूर के। जाहिद परवेज़ साहब आपको भी शुक्रिया, खुश आमदीद। अमजद अली साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, रूस और यूक्रेन की जंग, या कुछ और चीजें भी इसमें शामिल हुई हैं? देखिए असद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, इस वक्त जो इन्फ्लेशन और महंगाई की जो वजूहत हैं वो यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं है, बल्कि आप ये एक कंटिन्यूएशन है वो कोविड का, जिसने इंटरनेशनली जो दुनिया की इकोनॉमी को 10 to 15% श्रिंक कर दिया था और 15 to 30% बिजनेस को उन्होंने तबाह कर दिया था या कम कर दिया था। इसके अलावा लोगों को बेरोजगार कर दिया था और जो मैशियत को उन्होंने जो है ये झटका दिया था। ये फॉलो अप हो गया यूक्रेन की वॉर की वजह से। अब यूक्रेन की वॉर की वजह से दो प्रॉब्लम आ गए। एक तो आप ये देखें कि एक तो आपके पास एनर्जी का क्राइसिस हो गया, आपके पास गैस, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। इसके अलावा आपके पास जो फूड का जो सप्लाई, जो यूक्रेन जो है 3-4 चीजों का जो है मेन सप्लायर है। एक तो वो वीट का बहुत बड़ा सप्लायर है, इसके अलावा सोयाबीन का बहुत बड़ा जो आपको ऑयल देता है, इसके अलावा आपको मेटल जो है ना दुनिया में वो सप्लाई करते हैं जो आपकी चिप इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब आप देखें, जब ये जंग हो रही है, दुनिया में ब्लॉकेड हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो है दुनिया में जो है ये प्राइसेस जो है हाई हुई हैं। गैस की कमी की वजह से एनर्जी की प्राइसेस हाई हुई हैं। वीट की सप्लाई कम होने की वजह से वीट की प्राइसेस और मेज की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस हाई हुई। अब ये जो चीज है ये ऑगमेंट हो गई है कि दुनिया में जो है आप ये देख रहे हो कि ग्लोबली जो पे एनवायरमेंटल चेंज आ रही है, हीट ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह 3 चीजें आ रही हैं। तो दुनिया में बहुत सारे, अफ्रीका में, चाइना में और अमेरिका के बहुत सारे स्टेट में जो है एक खुशहाली का आलम है। बहुत सारे ममालिक में, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में अब आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फ्लडिंग ऐसी आ गई है जिसकी वजह से आपकी क्रॉप जो है ना इफेक्टेड हो गई। खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में और चाइना के बहुत सारे ममालिक में ये एक्सट्रीम वेदर की वजह से, फ्लडिंग की वजह से उनकी जो क्रॉप है वो 30% जो है वीट की और सोयाबीन की, और आप ये देखें कि जो कॉटन की फसल तकरीबन खत्म हो गई पाकिस्तान में, इफेक्टेड हो गई। अब आप ये देखें, जब आपके पास गंदम ही नहीं होगा, आपके पास इस एक्सट्रीम फ्लडिंग की वजह से, तो आप किस तरह उसको स्टॉक करोगे नए साल के लिए? और जो आपका पिछला जो आपके पास स्टॉक फाइल हुए थे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में फ्लड की वजह से वो सारे गंदम के जखायर जो है वो तबाह हो गए हैं और उनमें चूहे और ऐसा हालत में नहीं है कि उससे आप आटा बना सकें। दूसरा, आपकी वजह से ममालिक में एक फायर की वजह से, खुसूसन अमेरिका के स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में देखें फायर बहुत ज्यादा हुई है। यूरोप की कई ममालिक में फायर लगी है, जिसकी वजह से वो ममालिक जो मेनली गंदम प्रोवाइड करते हैं, मेन तौर पे जो है 4 ममालिक गंदम पैदा करते हैं, जिसमें कि रशिया है, यूक्रेन है, इंडिया है, चाइना है। अब ये लोग फ्लडिंग और फायर की वजह से और आप ये देखें ड्राउट की वजह से, अगर आप गंदम को, सोयाबीन को और दूसरी जो फूड प्रोडक्ट को सप्लाई प्रोड्यूस नहीं करते, तो कैसे अपनी जो रिक्वायरमेंट, अपनी लोकल डिमांड को पूरी करेंगे? जब अपनी लोकल डिमांड से एक्सेस होगी तो जब भी तो वो चीज इंटरनेशनल मार्केट में लेके आएंगे। अब आप ये देखें कि
ये तो साल तकरीबन 1-2 महीने में खत्म हो रहा है। 2023 में जब आप बाइंग करेंगे ये इंटरनेशनल मार्केट में इन ममालिक से, आप गंदम की, मकई की, ऑयल की प्राइस को नेगोशिएट करोगे अपने स्टॉक के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो ये ममालिक एक तो उनके पास लिमिटेड स्टॉक होंगे और वो प्राइस पे नहीं देंगे जो इस वक्त आपको मिल रही है। ये भी यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो वो जो आपके पास 2023 में प्राइस आएगी वो तकरीबन लोग ये रिकमेंड एस्टिमेट करा रहे हैं यूरोप में, तो वो प्राइस तकरीबन 30 to 40% हायर होगी। इन्फ्लेशन जो होगा मजीद 30% ज्यादा होगा। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप रिसेशन में जा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% हाई के करीब हो गया है। और पाकिस्तान में वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है वो 40% तक पहुंच जाएगा। अब आप ये देखें, इस वक्त पाकिस्तान में आटा, खुसूसन सिंध में और पंजाब में जो आटा है, तो फ्लड की वजह से ये माफ करेगी इतना जबरदस्त किस्म का, इतना खतरनाक किस्म का फ्लडिंग है कि लोगों के पास खाने को आटा नहीं है। और वो जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके जानवर, जिनकी वजह से वो रोजी कमाते थे, जिनके पास फसल की इनकम थी, या जिनके जो, अब उनके पास पैसे तो है नहीं कि वो 200 रुपए या 150 रुपए का पर केजी का आटा खरीदे। दूसरी बात है कि जो लोकल स्ट्रक्चर है, जो लोकल गवर्नमेंट है, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध की गवर्नमेंट, उनके पास वो समझ लें कि SOP नहीं थे, उनके पास कोई एक सिस्टम, उनके पास तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था कि वो इस किस्म के हादसा से कैसे निपटे। अगर अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, हर सूबे के पास एक डिजास्टर, उनके पास फंडिंग होती है, वो पैसा होता है और उससे वो इक्विपमेंट खरीदते हैं, खासतौर पे लोकल हेलीकॉप्टर या जैसे स्मॉल जो है कश्तियां खरीदते हैं, ताकि उन इफेक्टेड एरिया तक जब वो कट ऑफ हो जाएं फ्लड के, तो वहां तक पहुंचे। अब आप देखें, ना लोकल जो गवर्नमेंट है उनके पास कश्तियां हैं, ना कोई रिसोर्सेज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है। आप कैसे लोगों की जानें बचाएंगे, कैसे आप उन्हें फूड प्रोवाइड करेंगे? इस वक्त हालत ये है कि डेंगू की वजह से, अब गंदे पानी पीने की, जैसे जो स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, उसमें कई लोग मर रहे हैं, बच्चे खासतौर पे मर रहे हैं, और तकरीबन 7 लाख जो वुमेन इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में। तो आप ये देखें, वो अपनी ये बर्ड जो है कहाँ डिलीवर करेंगे? आपके पास हॉस्पिटल के पास जगह नहीं है, मेडिसिन आपके पास नहीं है, और सब में बड़ा मसला जो इस वक्त वो ये है कि वो करप्शन है। जो इंटरनेशनल जो आपके पास ग्रांट आ रही है, वो आप के पास प्रोटोकॉल है नहीं कि किस चैनल से आप उसको वहां तक पहुंचाएं। अब हाल ही की जो ग्रांट आ रही है, जो है ऐड आ रही है, उस पे जो खाना और कैंप आ रहे हैं, वो मजदूरों के घरों में जा रहे हैं। अभी इसमें कुछ ऐसे केसेस हुए कि 400-500 कैंप। जी बिल्कुल सही है। ये एक और मसले की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस पर भी हम अलग से बात करते हैं, लेकिन ये जो पहले ये रिसेशन, ये इन्फ्लेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जाहिद परवेज साहब, आप एक तो इत्तेफाक करते हैं कि वजूहात वो ये, एक तो जो कोविड की कंटिन्यूटी है वो अभी तक जारी है और उसका इंपैक्ट अभी तक आ रहा है, और दूसरा इसमें रशिया और यूक्रेन वॉर ऐड हो गई। अब इसमें कंसर्न की बात यह है कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, जहां पे लोगों की आमदन कम है, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने यहां पर देखे हैं कि जहां पर लोगों की मंथली इनकम से ज्यादा उनको एनर्जी बिल्स देने पड़ रहे हैं, और एनर्जी प्राइसेस वहां बरतानिया में भी बढ़ी हैं। तो इस सूरत हाल के नतीजे में आप हालात किस तरफ क्या होते हुए देखते हैं कि जब लोग अपनी जो है वो जिंदा रहने के लिए या सिर्फ अपने रोजमर्रा की चीजों को मीट करने के लिए जो है उनको लाले पड़ जाएंगे और वो अपनी आमदन से उसको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या होगा? जी असद साहब, आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। देखिए, जो बुनियादी फर्क है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो आपके वाइडर इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबली हो रही हैं, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना जो है वो आपकी लिमिटेशंस उसके अंदर हो सकती हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें जो है वो कीमतों में जो है वो लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि कोई भी मुल्क जो है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उसके जो लोग हैं, उस मुल्क की जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी, और जो उस मुल्क के करता धरता हैं, जो उस मुल्क की जो है वो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कितनी जो है वो उनकी काबिलियत कितनी है और उनकी प्लानिंग किस तरीके की है। हमारा अलमिया ये है कि हम जो है वो 99% जो है वो हम रिएक्टिव मोड में बैठे होते हैं। कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं अच्छा अब इसको जो है वो कैसे आ जाए, इस मामले से कैसे। और उसके अंदर भी जो है वो, जैसे कि
जो ये सब कह रहे थे कि जो हमारा जो एक माफिया जो मुल्क के ऊपर पूरा छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो उसमें से भी देखते हैं कि कैसे हम इसमें से भी फायदा उठा। जाहिर परवेज साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं जी। जाहिर परवेज साहब, आप जरा अपनी बात को जारी रखिएगा। आप इस इन्फ्लेशन की वजूहात और फिर इन तमाम चीज़ों पर हुकूमतों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। जी जाहिर साहब। जी असद साहब, तो यही मैं कह रहा था कि जो कुछ तो मामलात ऐसे हैं कि जो किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो है वो हुकूमतें जो हैं वो एक अच्छी कारकर्दगी और बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। जैसा कि भी पाकिस्तान में बहुत बड़े फ्लड्स आए, तो इस चीज़ के अंदर आपने कुछ चीज़ें तो जो मतलब हिस्टोरिकली नहीं हुई, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डैम्स वगैरह नहीं बनाए गए, हमारे मुल्क में जो है वो एक पानी की शॉर्टेज भी है, ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज हैं उसको टैकल करने के लिए जो एक जंगी बुनियादों के ऊपर जो हिकमत अमली की जरूरत है, वो उसको मुकम्मल उसका फुकदान नजर आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख रहे हैं तो हजारों एकड़ जो है वो जमीन को डुबो दिया गया, क्योंकि कुछ बड़े काश्तकारों की, बड़े जमींदारों की, जागीरदारों की जमीनों के आगे बंद बंधे हुए जिनको नहीं हटाया गया, और उससे हजारों लाखों लोग जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो ये इस तरह की जो एक हिकमत अमली है वो हम कम अज कम तवक्को कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की जो हुकूमतें हैं, जो इदारे हैं, वो इसके ऊपर अपना कुछ रोल प्ले करें। उसके साथ ही जहाँ पर अगर फूड शॉर्टेजेस की बात की जाए तो मैं, और इन्फ्लेशन का जो अमूमी मैटर है उसमें आप देखें कि हमारा जो गरीब है वो इसमें सबसे पहले इफेक्ट होता है। हमारी सोसाइटीज के अंदर, यूरोप के अंदर जब महंगाई होती है तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो जो लग्जरी एक्सपेंसेस करते थे उसमें सबसे पहले कमी आ जाती है। मतलब आपकी गाड़ियां जो है वो नई कम बिकना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो क्लोथिंग की जो सेल्स हैं वो शायद कम हो जाएंगी, उसके साथ जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह के बिल होंगे वो शायद कम हो जाएंगे। लेकिन लोगों में बहरहाल इतनी सख्त, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, इतनी सख्त उनमें मौजूद रहती है कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं, क्योंकि लोगों की आमदन इस तरीके की है कि वो मुश्किल से इन चीज़ों को कम अज कम इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता। और जब कोई इस तरह के मसाइल आते हैं तो फिर उसके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं लोकल, वो भी जो है, क्योंकि जमहूरी गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको भी पता होता है कि हमने 4-5 साल के बाद जो है वापस लोगों के पास जाना है, तो लोगों का जहाँ तक वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो है उनको सहूलियात दे सकें वो देने की कोशिश करते हैं। अभी हालिया यहाँ पर जो है वो मतलब हमारे साथ, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के अंदर 4 से 5 गुना इजाफा बिजनेसेस के लिए आ रहा था। तो मैं आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये सोच रहा था कि शायद जो है वो जो बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जिनका बिजली और गैस जो है वो मेजर जो है उनकी कास्ट है, वो शायद बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो जो है अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन पिछले हफ्ते जो है वो गवर्नमेंट ने उस एनर्जी प्राइसेस को भी कैप कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी कंपनीज को अपनी जेब से जो है वो पैसा देंगे, और वो बोझ जो है वो अवाम के ऊपर या उन बिजनेसेस के ऊपर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में देखें कि जब हालात पहले इस तरीके से हैं, और फिर जो अभी IMF के साथ न्यू डील हुई है जिसके अंदर बिजली और आपकी जो है वो पेट्रोल और गैस की प्राइसेस में 100% से इजाफा हो गया है, लोगों का रोजगार पहले ही छिन चुका है, इतने बड़े सैलाब आ चुके हैं, और उसके साथ ये इतने बिलों में बड़ा इजाफा जो है वो अनप्रेसिडेंटेड इजाफा जो हो रहा है, और फूड इन्फ्लेशन हो रही है, फूड प्राइसेस हो रही है। तो इसमें ऐसे लगती है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की लातल्लुक नजर आती है। वो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, 2 पुल, 4 पुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर क्या सकती है, ये एक अलग सवाल है। मैं बरतानिया का पहले अगर हम देख लें कि उन्होंने फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। अगर हम फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन की बात करें तो अप्रैल में 3.5% थी, ये मई में 4.3% हो गई। अब ताज़ा खुराक पर जो है 4.5% रिपोर्ट हो रही है। तो ये सूरत हाल
अगर ये शरह बढ़ती रही तो क्या होगा, हालात कहां पर पहुंचेंगे? अमजद अली साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यूरोपीय ममालिक में बहुत सारी जो क्रॉप्स जो होती हैं, खासतौर पे जो खाने वाली जो अशिया हैं, जैसे गंदुम है, चावल है, और मेजॉरिटी जो अशिया हैं वो इम्पोर्ट होती हैं फ्रॉम द एशियन कंट्री एंड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री। अब आप ये देखें, जब इंटरनेशनली मार्केट इफेक्ट हो रही है तो इनका जो ऑब्वियसली जो प्राइसेस जो है ना अशिया गुड की वो बहुत ज्यादा जो है ना बढ़ी है, खासतौर पे जो है बेकिंग की और बेकरी की और ये जो खाने पीने के जितने भी ईटेबल गुड है उनकी प्राइसेस जो है ना ऑलमोस्ट 30% 40% इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट ने जो आप ये देखें कि इसका जो इफेक्ट आवाम पे आया है, लेकिन जो लोगों की जो इनकम पर कैपिटल है वो इस तरह की है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त भी इस तरह की सिचुएशन को भी। उनके पास दो ऑप्शन है, उनके पास जो एक एक्स्ट्रा जो खर्चे होते थे वो उन्होंने वो कट कवर करें, और दूसरी बात है कि वो सेविंग की तरफ जा रहे हैं ताकि मजीद जो है आइंदा के लिए वो अपने आप को तैयार रखें इस क्राइसिस के लिए। गवर्नमेंट ने जो है ना इस सूरत हाल के लिए उनको जो है एक्स्ट्रा हेल्प दी है। एनर्जी के लिए जो है ना, चूंकि एनर्जी यहाँ पे गवर्नमेंट खुद नहीं खरीदती, जो एनर्जी की जो कंपनी होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो एनर्जी खरीदती हैं, खासतौर पर गैस, पेट्रोलियम और गैसेस। तो उन्होंने उनके प्रॉफिट को कैप कर दिया है कि इससे ज्यादा आप अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और ये जो आप एक्सेस इनकम जो आपको रही है वो आप डिस्पर्स करेंगे वापस जो है कस्टमर की जानिब। तो और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट खुद जो है उन्हें एक लोगों को रिलीव कर रही है इन द मत के ना, वो उन्हें ग्रांट दे रही है, उन्होंने उनके जो बेनिफिट है उसमें इजाफा करा है। एनर्जी का उन्होंने जो है एक्स्ट्रा जो है एक बेनिफिट दिया है कि इतने तक की जो है वो हाउस होल्ड को जो है वो बेनिफिट रिलीफ देंगे। इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए भी उन्हें रिलीफ का ऐलान करा है। तो आप देखिए यूरोप के ममालिक में जो ना लोग जो है ना इस तरह के जो क्राइसिस को 1-2 साल हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी ये प्रॉब्लम जो है आउट ऑफ रीच है, खुसूसी तौर पे वो लोग जो एल्डरली हैं 50 और 60 प्लस हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो लिमिटेड होती है और उनके पास वही डिपेंडेंट मतलब कि मेनली जो है 60 प्लस के जो लोग होते हैं वो 1 या 2 ही अफराद एक घर में शेयरिंग कर रहे होते हैं, निस्बतन उन लोगों के जो यंग कपल होते हैं उनकी फैमिली होती है तो उनके पास इनकम जो है गवर्नमेंट से ज्यादा आ रही होती है। तो ये जो क्राइसिस के ज्यादातर इफेक्टिव वो लोग हैं जो 60 प्लस हैं, जो इंडिपेंडेंटली तौर पर रह रहे हैं, या फिर 1-2 अफराद की फैमिली है जिनके पास लिमिटेड आमदनी है और उनको इस अखराजात को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में जो कैपिटल इनकम है जो गवर्नमेंट की इन जो लोगों की आम आदमी की है वो तो पहले ही कम थी, और ये फ्लडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से, गैस क्राइसिस की वजह से ये महंगाई जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोगों की इनकम कम हो गई है। अब आप ये देखें कि एक आम आदमी को जो रिलीफ मिलना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, आजकल थोड़ा गैस और पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो बेनिफिट इस वक्त तो पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिया है। वो पाकिस्तान में जो गैस, पेट्रोलियम और एनर्जी की जो प्राइसेस जो है वो इस वक्त उसी दाम पे हैं जो कि 3 महीने पहले थी। अब आप ये देखें, जब आप इस वक्त भी इस सिचुएशन पे जबकि लोग जो है एक बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उन्हें आप रिलीफ नहीं देंगे तो किस तरह महंगाई कम होगी? आप तो महंगाई को बढ़ाने के चक्कर में लगे हो। आप तो लोगों की इकोनॉमी को जो है मतलब कि इस तरह से, एक तो उन्हें आफात का सामना है, आमदनी नहीं है कि वो जो है अपने घर वालों को, फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं है। करप्शन का ये आलम है जो कोई भी ममालिक जो है ना, फ्रेंड कंट्री जो है वो तो करंट गवर्नमेंट पे वो इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आपको लोन दें या फिर आपको वो उस तरह की ग्रांट दे। देखिए आपके पास $20 अरब का जो है डैमेज हुआ है इस वक्त, किसी तरह से आपको $1 बिलियन से एक्सिस में कहीं से भी आप उम्मीद नहीं रख सकते कि हमारे पास 1 बिलियन से ज्यादा कहीं से पैसा है। अभी $19 बिलियन का जो लॉस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्रिजेस का, रोडों का, लोगों की जो माशियत का, आप उसे कैसे कंपनसेट करेंगे? हाल ये है कि इस वक्त जो IMF से जो आपके पास पैसे आए वो बिल्कुल ऐसे स्लिप आउट हो गए हैं आपके सिस्टम से कि वो
जो बैंक में पैसे हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है आपकी जो लोकल करेंसी को। आपका जो रुपया जो है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है उस IMF के पैसे आने से, बल्कि दिन ब दिन जो है 40-50 रुपए का जो है अगेंस्ट डॉलर एंड पाउंड जो है वो पैसा जो है आपका ड्रॉप हो रहा है। अब आप देखें, अगर आप अपने पैसे को डीवैल्यू करते रहेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपकी GDP नहीं ग्रो हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, लोगों की इनकम नहीं ग्रो हो रही है, लोगों का बिजनेस जो है वो खत्म हो गए, तो आप किस तरह से अपने मुल्क को इस क्राइसिस से निकालोगे? इससे प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि जो 2023 में जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फूड की क्राइसिस जो है वो ज्यादा होगी, फूड की कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा होगी। अगर ये रशिया और यूक्रेन की वार का कंटिन्यूएशन होता है और अगर ये वर्स्ट होता है, सेकंड जानिब आप ये देखें कि चाइना के साथ भी प्लेइंग गेम हो रहा है, वियतनाम, ये जो अगर ये कुछ प्रॉब्लम मजीद इरप्ट होते हैं तो आप ये देखें गैस एनर्जी की प्राइस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से महंगाई और उसी रेशो से जो है बढ़ जाएगी। हमें उस सिचुएशन को कोप करने के लिए अभी से ही अपनी प्राइसेस को कैप करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई से, फूड सप्लाई से। अभी भी इसी एक आध महीने में ही हमें उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि हम 2023 में वी कैन गेट ए बेटर प्राइस ऑफ द फूड एंड ऑफ द गैस एंड। और जैसा कि इस वक्त जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है नेगोशिएशन कर रही है रशिया से, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है अगर हम रशिया के साथ डील करते हैं और गैस और एनर्जी की जो है हम उससे सप्लाई लेते हैं। तो उन्होंने ये आपने अच्छी बात की कि रशिया के साथ डील करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां चाइना और रशिया के साथ ट्रेड की, उससे भी इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है। तो क्या अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत नहीं है? ये मैं बात करता हूं, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। जाहिद परवेज साहब, ये अभी जो रशिया के साथ बात हो रही है कि रशिया के साथ डील करें, पाकिस्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन पूरी दुनिया के ट्रेड के हवाले से जो पाबंदियां अमेरिका ने रूस और चीन के हवाले से लगाई हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां, इससे इन्फ्लेशन में और इजाफा हो रहा है। आप नहीं समझते कि अमेरिका को अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करनी चाहिए? इस वक्त पूरी दुनिया सफर कर रही है इन पाबंदियों के नतीजे में। जी असद साहब, आपने बहुत अच्छा पहलू जो है वो उठाया है, और मुझे वो याद आ रहा है कि कहीं पे मैंने एक कोट पढ़ी है, उसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस द नीड्स, ऑल द नीड्स ऑफ द ह्यूमंस बट नॉट द ग्रीड्स ऑफ द ह्यूमंस। हमारा मसला ये है कि जो आपको बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, बाज़ औक़ात ये जो है वो फूड इनसिक्योरिटी और लोग भूख से मर रहे हैं, ये उनका मसला नहीं होता। इसका एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट जो है वो एशिया से ये भी है कि जब जो है वो बंगाल के अंदर 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग जो है गलबन ये वर्ल्ड वार 1 के अंदर भूख से मर गए, क्योंकि उनका सारा गला जो है वो बरतानिया में शिफ्ट कर दिया गया था। और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मशहूर, उनका जो है वो चर्चिल का ये बयान आया था कि ये जो है वो एक गंदी कौम है और ये रैबिट्स की तरह ब्रीड करते हैं, उनको मरी जाना चाहिए। तो वो जो फूड वहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, वो जो है रिजर्व स्टॉक के अंदर रिजर्व फूड जो है वो स्टॉक किया गया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो है वो शायद अमेरिका को और उसके अलाइज को ये जो है वो क्राइसिस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनकी प्रायोरिटी ये है कि रशिया को जो है वो सबक सिखाया जाए, हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर ईरान है उसको सबक सिखाया जाए। आपको मालूम है कि ईरान के अंदर जो है शायद इस वक्त भी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो 15-20 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं है। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वहां से जो है वो आप जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो नहीं खरीद सकते। और ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि जो वो कहते हैं कि वो जो है वो बड़े ममालिक जो है वो चौधराट भी वहीं पे चलाते हैं जहां पर उनकी जो है वो मान ली जाती है। अब यही जो अगर रशिया और ईरान की बात की जाए तो इंडिया और चाइना दोनों ममालिक जो है वो इन दोनों ममालिक से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये लेने की इजाजत नहीं है। तो ये मतलब जो होती है कि किसी ममालिक के अंदर जो है वो ये अहमियत, ये एबिलिटी हो कि वो अपने पोम पर खड़े हों। और हमें रिसेंट हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज नजर आती है कि जब एक साबका हुकूमत ने थोड़ा इस तरफ कोशिश की तो उसको निशाने इबरत बना दिया गया।
तो ये भी एक जो है वो आपने जो इशारा किया कि बड़े ममालिक के अंदर शायद जो है वो ये उनके लिए इतनी अहमियत की बात नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के लिए जिंदगियां तंग हो रही हैं। उनका मकसद यह है कि वो जो एक तरीके से 2 ब्लॉक्स की तरफ जो है वो शायद दुनिया शिफ्ट होने की कोशिश की जा रही है। हतल इम्कान की जाए कि 2 ब्लॉक्स ना बन पाए और एक ही ब्लॉक जैसे 15-20 जब से सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान में टूटी है 1979 के बाद, तो जो पिछले तकरीबन 30-35 साल से जो एक जो है वो एक ही ताकत पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रही है, उनके लिए शायद इसकी ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। और जितने गरीब ममालिक होंगे, जितने लोग गरीब होंगे, तो वो सबसे पहले इससे इफेक्ट होंगे। तो कुछ तो इसमें मतलब क्या है, कहा जा सकता है कि जो हमारे ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, वो शायद इसी वजह से गरीब हैं कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो गरीब अवाम के लिए नहीं बनाते, गरीब अवाम को गुर्बत से बाहर निकालने के लिए नहीं बनाते, बल्कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो 5-10% वो मुल्क की एलीट है उसको मजीद जो है वो अमीर बनाने के लिए, उसको मजीद उसकी लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर जो है वो हमारी हुकूमतों को रिएक्ट करने की जरूरत है। और जिस तरीके से अमजद साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक चीज मजीद की जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, जो अमीर सोसाइटीज हैं, वहां पर लोगों को जो है वो एक लोन्स की बड़ी अच्छी एक्सेस है। मतलब यहाँ पर इस वक्त भी हालात खराब होने के बावजूद भी अगर किसी शख्स का जो है वो रिकॉर्ड ठीक है, किसी शख्स का जो है वो डिफॉल्ट नहीं है, तो बैंक के पास जा सकता है और वो लोन ले सकता है, वो एक क्रेडिट कार्ड ले सकता है, अपनी बुनियादी जरूरियात वो यहाँ से अपनी फुलफिल कर सकता है। अगर उसके पास जॉब खत्म हो जाती है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको जॉब सीकर अलाउंस देगी। अगर उसके पास जॉब खत्म हो गया तो उसको रेंट के जुमरे में मदद किया जाएगा। अगर उसकी जॉब खत्म हो गई है तो यूनिवर्सल क्रेडिट के जरिए उसके बच्चों को इतने पैसे दिए जाएंगे कि कम से कम उनके सर पे छत रहेगा, उनके सर के ऊपर जो है वो उनको खाने के लिए पैसा मौजूद होगा, एजुकेशन यहाँ पर फ्री होगी, हेल्थ उनके लिए फ्री होगी। तो ये वो बुनियादी जो है वो एक जो है वो चीजें हैं कि जो किसी भी शख्स को यहाँ पर दस्तयाब होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात की जाए तो यही लोगों की जिंदगियां जो है वो इन्हीं 3-4 चीजों के पीछे कट जाती हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं कि उन्हें इन 3-4 चीजों की जो है वो सहूलत मैसर नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट्स हैं, बुनियादी फर्क आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज जो है और गवर्नमेंट की जो आम लोगों के लिए जो सहूलियात हैं, लोगों की सोच का जो है रुझान क्या है। तो ये बहुत जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर है और बाकी गरीब ममालिक के अंदर है। बिल्कुल सही है। तो अमजद साहब ये बताइए कि अब ज़ाहिर हम इन्फ्लेशन बुनियादी तौर पे हमारा मौजू है। अगर हम बरतानिया की बात करें तो यहाँ पर शरह सूद में आइंदा चंद दिन में फिर इजाफा मुतवक्के है, और अगर ये इजाफा हो जाता है तो ज़ाहिर है इससे महंगाई और बढ़ेगी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बरतानिया के पास ये सही कदम उठाने जा रही है शरह सूद में इजाफे का, या कोई और ऑप्शन भी है? देखिए, शरह सूद में इजाफा जो है 3 वजह से करा जाता है। एक तो वो लोग चाहते हैं कि वो अपने जो रिसोर्सेज को उसको सेव करें और खर्च ना करें, और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज जो होते हैं खासतौर पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए सूद की मद में जब वो इंटरेस्ट रेट को हाई करते हैं तो बैंक रिकवर करते हैं उस अमाउंट को। यू अंडरस्टैंड? इसके थर्ड भी ये होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग अपना पैसा जो सेव करें वो बैंक में डिपॉजिट करें, और वो जो हाई इंटरेस्ट रेट उनको जो गवर्नमेंट जो है वो देगी, वो एक उनके पास बेनिफिट होगा एज एक्स्ट्रा इनकम का। अब ये जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो एक तो ये बेनिफिट है, लेकिन आम आदमी को नुकसान ये होता है कि एक बिजनेसमैन है, पहले अगर वो समझ ले कि 0% पे या 0.5% पे उसका इंटरेस्ट जो है ना उस लोन पे दे रहा था जो उसने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लिया हुआ था, अब अगर इंटरेस्ट रेट जो है ना डबल हो जाता है तो अब उसको बजाय इसके कि 1000 पर फॉर एग्जाम्पल वो 1000 दे रहा था, तो अब उसको 1500 या 1600 एकदम डबल हो जाएगा। सिचुएशन ये है कि इससे पहले किसी किस्म की आप एरिया में चले जाएं, हर किस्म का जो बिजनेस है वो इफेक्टेड है। 2 वजूहात हैं, एक तो इकोनॉमी तौर पे थोड़े लोग कंट्री जो है रिसेशन की तरफ जा रहा है,
लोग एक, इसके अलावा जो सब में बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है। लोगों के पास स्टाफ नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है, खासतौर पे जो रेस्टोरेंट है, फार्मेसीज है और बहुत सारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपना बिजनेस रन नहीं कर पा रहे और बहुत सारी चीजें जो है वो क्लोज डाउन हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इसका ड्रॉबैक होता है। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा असर आता है वो आता है उन लोगों को जिन्होंने मॉर्गेज पे अपना मकानात के घर लिए में। अब जैसे कि एक आदमी अपनी मॉर्गेज हर महीने 1000 या 1500 या 2000 दे रहा है, अगर उसकी मॉर्गेज जो है वो 1500 से बढ़ के 2500 या 3000 हो जाए और उसकी आमदनी वही रहे, अब आप देखें उसकी फूड की प्राइसेस, एनर्जी की जो कॉस्ट जो है वो तो ऑलरेडी 30% है। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को कि बेहतरी के इम्कानात कितने अरसे में हैं, बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी। क्या लोगों को होपफुल रहना चाहिए कि चीज़ें कुछ महीने में बेहतर हो जाएंगी, एनर्जी प्राइसेस नीचे आएंगी, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी, तो कितने अरसे में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? इस पर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, ब्रेक लेकर वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जाहिद परवेज साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें बेहतरी के इम्कानात आप कब तक देखते हैं? आपको क्या लगता है कि चीज़ें, एनर्जी प्राइसेस थोड़ा कम नीचे आना शुरू हो जाएंगी? कितने महीने में लोगों के ऊपर जो इस वक्त महंगाई का बोझ है ये थोड़ा सा कम होगा? फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन कब तक कम होगी? इसमें बेहतरी के इम्कानात क्या हैं और कब तक हैं? देखिए, जो इसमें सबसे ज्यादा जो यूके के हवाले से अगर आप बात करें तो यूके में एक जो है, यूके का एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट है। वो यूके और यूरोप के दरमियान जो है वो एक बहुत लंबे अरसे तक, सेंचुरीज तक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल और ये बहुत सारे मामलात होते रहे। तो डीप डाउन इन देयर ब्लड जो है वो ये एक दूसरे को शायद उस तरीके से पसंद भी नहीं करते, शायद हमें ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन जब ये यूके ने यूरोप को यहाँ पर छोड़ा तो यूरोप में बहुत सारा बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, क्योंकि यूके की मेजॉरिटी सप्लाईज यूरोप से आती हैं और वो लोग जो है जो यूरोप के अंदर हैं वो उस तरीके से कॉन्फिडेंट या वो इस चीज को पसंद नहीं करते यूके के साथ कारोबार करना। तो उस वजह से ये हो रहा है कि जो यूके के अंदर जो है जो प्राइसेस हैं वो एक तरीके से इंक्रीज हो रही है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि यूरोप से जो लोग थे यहाँ पर यूके के अंदर काफी एक जो है वो लेबर की जो सप्लाई थी वो यूरोप से आती थी, जो स्पेशली जो थोड़े यूरोप के करीब ममालिक हैं, पोलैंड वगैरह, यहाँ से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो उन लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम हो गई है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी जो है यूके के अंदर जो है वो दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ममालिक से वीजा वगैरह और स्टूडेंट वीजा और ये इस तरह की चीजें शुरू। तो एक तो इसमें सप्लाई के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अभी एक रिसेंटली जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कस्टम्स हैं, वहां पर भी काफी टाइम लग रहा था। उसको 30 सितंबर इस महीने के ऊपर जो है वो एक नया सिस्टम लाया जा रहा है और जिसका फोकस भी यही है कि जल्द से जल्द जो है वो कस्टम क्लियरेंस की जाए और चीजों की जो आमदोरफ्त है उसके अंदर जो है पोर्ट्स के ऊपर डिले ना आए। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि एक तो सप्लाई के बहुत सारे इश्यूज हैं जो अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो उसका जो है वो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा जो इश्यू ये है जिस वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं कि कोविड के दौरान जो है वो गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा पंप किया, तो वो पैसा लोगों के पास मौजूद है। उस पैसे को इस तरह निकलवाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके, ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, ताकि लोग जो है वो मार्केट के अंदर जाकर कम चीजें खरीदें और जब वो चीजें कम खरीदेंगे तो वही उन्हीं चीजों की प्राइस जो है वो नीचे आएगी और जो लोगों को उनकी ज्यादा जरूरत है वो चीजों को खरीद सके। बुनियादी मकसद जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का होता है वो इन्फ्लेशन को कम करना होता है। तो ये मतलब हमें समझने की जरूरत है कि जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो इसका इफेक्ट जो है उनकी गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि वो उस वजह से जो चीजों की कीमतें हैं, जो हाउस होल्ड चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरत की चीजें, उनकी जो है वो प्राइसेस के अंदर जो है वो इस्तेहकाम लाया जा सके। तो अब इसके अंदर एक सप्लाई साइड है और एक ये साइड है और इसके साथ ही जो है वो जैसे यूक्रेन की लड़ाई है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आज की बड़ी ताकतें इस बात के ऊपर आ जाए कि ये यूक्रेन की लड़ाई को, रशिया की लड़ाई को खत्म करना है और जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डालना है कि आप अपनी
सप्लाई को थोड़ा बढ़ा लें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सप्लाई को कम किया हुआ है। सिर्फ ये 2 चीजें इन बड़े ममालिक के करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 हफ्ते से ज्यादा की एफर्ट इनको चाहिए। लेकिन वही जैसे आप कह रहे थे कि शायद ये इन ममालिक की इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह है कि तकरीबन मुझे लग रहा है कि तकरीबन 2024 के अंदर जो है गवर्नमेंट इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सप्लाई लाइंस बेहतर हो जाएंगी, सप्लाई जो चेन है वो बेहतर हो जाएगा, और जो दुनिया के अंदर जो है वो कोविड की वजह से एक लिमिटेशंस आ चुकी थी, वो इंशाल्लाह 2024 के शुरू के अंदर जो है वो चीजें रिकवरी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है जी। अमजद साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे सर, क्या इम्कानात क्या हैं बेहतरी के? देखिए, मैं आपको जो है ना बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है फूड की, सब में बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ममालिक में ये जो ड्राउट की वजह से, फ्लडिंग की वजह से और फायर की वजह से जो ईडेबल जितनी भी गुड थी उनकी प्रोडक्शन इस तरह की नहीं हुई है कि वो अपने ही लोगों को जो है रिक्वायरमेंट को पूरी करें और या फिर उनको एक्स्ट्रा करके इंटरनेशनल मार्केट में करें। खुसूसन तौर पर जो 4 ममालिक हैं जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, यूक्रेन है, उनकी तो क्रॉप बहुत ज्यादा तौर पे इफेक्टेड हुई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केट गुड आएगी, जो गवर्नमेंट खरीदेगी, द कॉस्ट विल बी अबाउट 15 to 30% एक्स्ट्रा जो है आप देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड खरीदेगी और अपने लोगों को सप्लाई करेगी। और जहां तक एनर्जी का क्राइसिस है, तो जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है रशिया से, ये 5-10 साल में ओवर नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ यही होता है कि जब ये किसी मुल्क से कोई कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है 2-4 साल में या 10 साल में नहीं होता, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, अमूमन तौर पे 15-20 साल होता है। जैसा कि आपने लीबिया में ईरान से और ब्राजील से और दूसरे ममालिक में देखा कि इन्होंने जब एक दफा उनसे जंग करी या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा, हालांकि इस वक्त ईरान का बहुत बड़ा गैस और एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद, लेकिन वो गैस, एनर्जी, पेट्रोलियम ईरान से नहीं ले रहे हैं, ब्राजील से नहीं ले रहे हैं, आप ये देखें दूसरे नॉर्थन अमेरिका की कंट्री से नहीं ले रहे हैं। वो गैस, एनर्जी जो है ना अफ्रीकन ममालिक जैसे कि नाइजीरिया से नहीं ले रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये जो इन्होंने कट ऑफ करा है रशिया को फॉर एनर्जी और फूड के लिए, तो ये प्रॉब्लम 15-20 साल तक नहीं रहेगा, होगा जब तक कि इनका 100% तक कॉन्फिडेंस रशिया पे बिल्डअप ना हो जाए कि ये दोबारा हमसे प्रॉब्लम नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग होती है, एक तो इसको जो जंग को न्यूट्रलाइज करना है, और दूसरी बात ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि उस मुल्क को सबक सिखाना कि आइंदा हमें इस तरह का जो है वो हमला या नुकसान नहीं पहुंचाए। तो रशिया का प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है एनर्जी का, फूड का, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, इट विल टेक टाइम, और इसका जो इम्पैक्ट है ना सिर्फ एशियन यूरोपियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। इन्होंने तो इनका हल निकाला है कि दे गोइंग फॉर कि जो एक क्लीन एनर्जी है, ये अपने जो एटॉमिक रिएक्टर्स को दोबारा से बना रहे हैं, रिएक्टिवेट कर रहे हैं, और क्लीन एनर्जी की वजह से जिसमें एटॉमिक एनर्जी और दूसरे रिसोर्स की बजाय इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये उस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं और ये दूसरे ममालिक से एक्स्ट्रा कॉस्ट पे लाकर और अपने लोगों को रिबेट देके कर सकते हैं। लेकिन मेन जो इफेक्टिव है इस प्रॉब्लम के वो होंगे एशियन कंट्री, खुसूसन पर पाकिस्तान के लोग, वो लोग जो कि थोड़े गुर्बत के इसमें चल रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। तो ये बहुत शुक्रिया अमजद अली सैयद साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत मुफीद मालूमात आपसे हमें मिली हैं और चीज़ों को समझने की हमें मदद मिली है। बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।